हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 13 की। आर्टिकल 301 से 307 तक की, जो ये हमें एक प्रकार का फ्रीडम देती है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता हमें दी गई है, यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये स्वतंत्रता हमें भाग 13 में प्रदान की गई है। और ये जो कहता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में या राज्य की सीमाओं के भीतर आप व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता रहेगी। आपको इस पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा, आपको छूट है, व्यापार करिए। ऐसा इसलिए कि हमारे देश का जो संविधान है वह संघात्मक रूप है, और जब संघात्मक रूप को अपनाया गया तो इस बात का ध्यान रखा गया कि व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में जब किया जाएगा तो इस पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं होना चाहिए। अगर निर्बंधन नहीं होगा तो दो राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार की दरार नहीं आएगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होगी। इसलिए इसको एक फ्रीडम दिया जाए कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर, स्टेट की सीमाओं के भीतर या भारत के किसी भी कोने में जाकर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी आपके पास। और इसी को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आदर्श सिद्धांत को हमने अपनाया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 और भारतीय संविधान के भाग 13 के बीच में अगर हम बात करें, क्योंकि यहां से इसी आदर्श सिद्धांत को हमने यहाँ अपनाया है। अब ऑस्ट्रेलिया और हमारे बीच में फर्क किस बात का है वो भी आज अपने पृष्ठभूमि में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो धारा 92 है वो व्यापार, वाणिज्य, समागम की बात करता है, और भारत का जो संविधान का भाग 13 यानी आर्टिकल 301 से 307 व्यापार, वाणिज्य, समागम की बात करता है। कॉमन चीज है। फर्क इस बात का है कि 92 है धारा जो ऑस्ट्रेलिया की, वह व्यापार और वाणिज्य की व्यापार, वाणिज्य, समागम की पूर्णतः स्वतंत्रता देता है, यानी एब्सोल्युटली फ्रीडम। लेकिन हमारे संविधान का जो भाग 13 है वह एब्सोल्युटली नहीं देता है। यह आपको केवल और केवल आबाद की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब होता है कि यह आपका आत्यंतिक अधिकार नहीं होगा, एब्सोल्युटली फ्रीडम नहीं होगा, इसको निर्बंधित किया जा सकता है। यह है बड़ी बात। यहां पर पूर्णत है जो आपको फ्रीडम कर दिया है पूरी तरह से, या पूर्णत नहीं है, शर्तों के साथ है, लेकिन आपकी है स्वतंत्रता, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह पूर्णतः स्वतंत्रता जब दी गई तब वहाँ की विधानमंडल और राज्य विधानमंडल और संसद के पास कोई कानून नहीं होगा कि इन पर रोक टोक की जाए, ऐसा कोई निर्बंधन लगाया जाए। लेकिन हमारे भारतीय संसद के पास और राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति प्रदान है कि वह लोकहित को देखते हुए युक्ति युक्त, और आगे अपन बात करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन से ऐसा निर्बंधन लगाती है तो वो लगा सकती है। यानी हमने सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया से लिया तो है, लेकिन वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता जगह हमने स्वतंत्रता पर निर्बंधन के साथ रखा है, लेकिन रहेगा आपकी स्वतंत्रता, एब्सोल्युटली फ्रीडम नहीं रहेगा, फ्रीडम आपका रहेगा। एक दूसरा अंतर देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह कहा गया है कि दो राज्यों के बीच में, यानी अंतरराज्य की बात करता है, अंतरराज्य व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है। और हमारे भारत के संविधान के भाग 13 अंतरराज्य के साथ साथ, अंतरराज्य की बात करता ही है, अंतरराज्य प्लस राज्य की सीमाओं के भीतर
यानी ऑस्ट्रेलिया का संविधान ये कहता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता होगी। हमारा भारतीय संविधान का भाग 13 ये कहता है अंतर्राज्यीय तो है ही आपके पास, प्लस आप राज्य की सीमाओं के भीतर भी व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता आपको प्रदान की जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया तो है, लेकिन वहाँ व्यापार वाणिज्य समागम की पूर्णतः स्वतंत्रता को हमने निर्बंधन के साथ स्वीकार किया है। एक दूसरा, वहाँ पर व्यापार करने की जो समय है, सीमा है, वह आपके दो स्टेट के बीच में, अंतर्राज्य के बीच में, और हमारे यहाँ पर अंतर्राज्य के साथ साथ राज्य के सीमाओं के भीतर भी आप व्यापार करने की स्वतंत्रता है। और ऐसा करने पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर विधानमंडल और संसद की शक्तियाँ छीन ली गई, यानी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। लेकिन भारत में हमारे संसद और विधानमंडल को शर्तों के साथ इस पर निर्बंध लगाने की छूट दी गई है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वहाँ पर भी विनियमात्मक यानी रेगुलेटरी जो अधिकार होता है, जो निर्बंधन करने की जो स्वतंत्रता है, वह वर्तमान में विधानमंडल और संसद के पास प्रदान की गई है वहाँ पर भी। यानी अब हमारी स्थिति की तरह वहाँ भी स्थिति को अपना लिया गया है। और दो सिद्धांत होते हैं इसमें, एक होता है विनियमात्मक और एक होता है प्रतिबंधात्मक। इसको कहते हैं रेगुलेटरी और इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव। यानी व्यापार और वाणिज्य पर आप निर्बंधन लगा सकते हो, लेकिन रेगुलेटरी विनियमात्मक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कोई आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन व्यापार को रोकने के लिए यानी प्रतिबंधात्मक, जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव, यानी किसी व्यापार को आप प्रत्यक्षतः इंटरफेयर करके रोक रहे हैं, चाहे वो सीधा डायरेक्टली रोक रहे हो या आप इमीडिएटली रोक रहे हो, तुरंत रोक रहे हो, ऐसा आप कर रहे हो तो असंवैधानिक होगा। और विनियमात्मक रोक रहे हो यानी रेगुलेटरी, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अगर स्टेट यानी संसद और विधानमंडल ऐसा कर रही है तो बिल्कुल कर सकती है। ये सिद्धांत मैं बार बार बोलूँगा, इसका मतलब ये समझ लेना कि विनियमात्मक का मतलब होता है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्बंधन, और प्रतिबंधात्मक का मतलब होता है नीयत खराब, यानी व्यापार को आप किसी तरह से रोकना चाहते हैं, ऐसा अगर करते हो तो वो गलत है और ऐसा आप कर रहे हो तो सही है। अब हम बात करते हैं भाग 13 के आर्टिकल 301, बहुत इंपॉर्टेंट। और यह एक लाइन कहता है, वह कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में या राज्य की किसी भी सीमा क्षेत्र में या भारत के किसी भी भाग में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यह कहता है। और यह कहता है कि आपकी यह स्वतंत्रता दो स्टेट के बीच हो सकती है, स्टेट के अंदर हो सकती है, भारत के किसी भी भाग में हो सकती है, ऐसी आपके पास ये स्वतंत्रताएं बनी रहेगी और आप ऐसा कर सकते हैं राज्य की सीमाओं के भीतर रहकर, और कोई दिक्कत नहीं है। यानी 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि भारत के किसी भी समय सीमा में, किसी भी समय क्षेत्र में या किसी राज्य की समय सीमा क्षेत्र में इस प्रकार का आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपकी स्वतंत्रता है कि आप करिए। और 302 यह कहता है कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो निर्बंधन है वह संसद लगा सकती है, यानी यह संसद को पावर देता है। देखो, यह कहता है कि व्यापार वाणिज्य समागम की आपके पास स्वतंत्रता है, और यह कहता है कि संसद निर्बंधन लगा सकती है व्यापार वाणिज्य समागम पर। कब? लोकहित में, यह शर्त है। पब्लिक इंटरेस्ट, जनता के साधारण हितों को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद व्यापार वाणिज्य समागम पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, निर्बंधन लगा सकती है। लोक हित को देखते, पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वरना नहीं लगाएगी। केवल और केवल लोक हित को देखते हुए
भारत की संसद व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगा सकती है, ये 302 कहता है। और 301 आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं 303 की, क्योंकि ये लाइन है तो क्लियर कट है, लेकिन 303 जो है वह कुछ चीज़ों पर निर्बंध लगाता है और कुछ चीज़ों को शर्तों के साथ छूट देता है। इसमें 2 खंड है 303 में, 1 और 2। अब देखना 303 की जो मार्जिन नोट्स होता है, जो मेन हेडिंग है, वह तो ये कहती है कि व्यापार वाणिज्य पर संसद और राज्य विधान मंडल की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अब सुनना, हमने बात की थी 301 स्वतंत्रता देता है, 302 यह कहता है संसद व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगा सकती है लोक हित में हो तो। अब यह 303 का खंड 1 कहता है, इसका मार्जिनल नोट तो यह कहता है कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित संसद और राज्य विधानमंडल के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो उस पर कानून बनाए। यानी 302 की जो बात कह रही है उसको यहां नकार रहे हैं 303 में। ये कह रही है निर्बंधन लगा सकती है पार्लियामेंट, लेकिन 303 कह रहा है पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल दोनों व्यापार वाणिज्य पर निर्बंधन नहीं लगा सकती। ऐसी विधायी शक्तियों पर निर्बंधन लगाने की बात 303 कह रहा है कि आपकी विधायी शक्तियों पर भी हम निर्बंधन लगा देते हैं कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो व्यापार वाणिज्य समागम से रिलेटेड है। अब सुनना 303 का खंड 1 क्या कहता है। यह कहता है कि राज्य विधानमंडल और संसद हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 7 क्या कहती है, शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 जिसमें 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह कह रहा है 303 का खंड 1 कह रहा है कि अनुसूची 7 में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और उनके अंदर जो प्रविष्टियां दे रखी है, प्रविष्टियां का मतलब जो सब्जेक्ट नंबर दे रखे हैं, काउंटिंग दे रखी है। जैसे संघ सूची में 99 है, राज्य सूची में आप देख रहे हैं 61 है, और इसमें 52 है, क्योंकि यह 66 थी राज्य सूची में, 5 हटाकर इसमें बढ़ा दी तो 47 की जगह यह 52 हो गई। ये जो लिस्ट है इसको हम कानून की भाषा में प्रविष्टियां कहते हैं। प्रविष्टियां अपन कह सकते हैं विषय, सब्जेक्ट। यानी इसमें कोई भी सब्जेक्ट जो व्यापार और वाणिज्य की बात करता है, ध्यान रखना, संघ 7वीं अनुसूची की 3 लिस्टों में कोई भी लिस्ट हो, चाहे संघ हो, चाहे राज्य हो, चाहे समवर्ती हो, क्योंकि 303 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल और संसद की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन लगाते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो व्यापार और वाणिज्य को निर्बंधित करता है। इसलिए यह कह रहा है 303 का खंड 1 कि अनुसूची 7 में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं 3 लिस्ट, उस प्रविष्टियां में किसी भी प्रविष्टि में अगर ये बात कही गई है कि व्यापार और वाणिज्य, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, व्यापार और वाणिज्य की बात कही गई है तो उस पर संसद और राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बनाएगी। कैसा कानून? ऐसा कानून जो एक राज्य से दूसरे राज्य को अधिमान करता हो। अधिमान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब अच्छे से समझना। अधिमान, अधिमान अधिमान को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफरेंस और दूसरी भाषा में कहते हैं पसंद। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को दूसरे को पसंद करने वाली, ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो एक स्टेट को पसंद हो दूसरे को न हो। एक दूसरा, ऐसा पसंद करने वाला यानी प्रेफरेंस देने वाली या अधिमान करने वाली या अधिमान के लिए प्राधिकृत करेगी, वर्तमान कर रही है या करने वाली है, ऐसी भी नहीं बनाओगे। और दूसरा, एक राज्य से दूसरे राज्य में विभेद करने वाली,
ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, 3 लिस्टों के किसी भी प्रविष्टि में व्यापार और वाणिज्य की बात करता है, और व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आप ऐसा कोई कानून संघ और राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगी जो 2 राज्यों में अधिमान की बात करता हो और या विभेद की बात करता हो। ऐसा कोई कानून ये नहीं बना सकती हैं। ये हमारी बात कहती है 303 का खंड 1। अब बहुत अच्छे से सुनना, ये बात तो कह दी 303 के खंड 1 ने, लेकिन 303 का जो खंड 2 है वो भी कुछ नई बात कहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसा संसद कर सकती है, ऐसा संसद कर सकती है, यानी प्रविष्टियां की जो व्यापार और वाणिज्य की जो बात 303 का खंड 1 मना कर रहे हैं, उस पर भी संसद कानून बना सकती है। कब? शर्त के साथ। पहली शर्त इसमें, ऐसा विभेद करने वाली या अधिमान देने वाली यानी प्रेफरेंस देने वाली या विभेद करने वाली संसद कानून बना सकती है व्यापार और वाणिज्य पर। शर्त यह है कि ऐसा करना जरूरी है, और वो इस विधि के अंदर लिखेगा, यानी घोषणा करेगी संसद कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी राज्य में माल की कमी आ गई और उसकी पूर्ति करना हमें जरूरी है, और उस पूर्ति करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो विभेद करे चाहे प्रेफरेंस दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकती है संसद। शर्त यह है कि वो ऐसा होना चाहिए, तभी वो कर पाएगी, नहीं तो नहीं। ऐसी उत्पन्न करने वाली स्थितियां को ध्यान में रखना होगा। ये बात 303 की बात ये कहती है कि आप ऐसा निपटने के लिए ऐसा कर सकते हो कि उस माल की कमी आ गई और उस कमी को पूरा करने के लिए हमने ऐसा किया है। ये 300, यानी आप देख सकते हैं कि 303 ये कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल के ऊपर हम ये निर्बंध लगा रहे हैं कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कोई आप कानून नहीं बनाओगे। जो 303 का खंड 1 कहता है कि अनुसूची 7 में 3 लिस्ट दे रखी है, उसमें कहीं भी व्यापार और वाणिज्य शब्द लिखा है और उससे संबंधित आप कानून नहीं बनाओगे जो 2 राज्यों में विभेद करता है या 2 राज्यों में प्रेफरेंस की बात करता है, अधिमान की बात करता है। लॉ की भाषा में अधिमान कहते हैं, इंग्लिश में प्रेफरेंस कहते हैं, और अपनी भाषा में पसंद की बात कहते हैं। उसी तरह से 2 राज्यों में विभेद, टकराव की स्थिति पैदा कर दे, अलग अलग कर दे, ऐसा नहीं कर सकते हो। 303 का खंड 1 कहता है, लेकिन 303 का खंड 2 क्या कहता है? 303 का जो खंड 1 कहता था उसके ऊपर बात कर रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, प्रेफरेंस देने वाली भी विधि बना सकते हैं और विभेद करने वाली विधि बना सकते हैं। शर्त यह है कि ऐसा करने के लिए हम जरूरी है, और विधि के अंदर लिखोगे कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि उस राज्य के समय सीमा के भीतर उस माल की कमी आ गई और उसकी पूर्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया, तो ऐसा संसद और राज्य विधानमंडल कर सकती है। अब हम बात करते हैं 304 की, और वो बात ये कहती है कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन। देखो, ये राज्य विधानमंडल को बात करती है, राज्य विधानमंडल की बात करती है। किसकी करती है? राज्य विधानमंडल ये कहती है कि राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगा सकते हैं, भले ही आपको 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता हो, और भले ही आपको 303 में जो व्यापार वाणिज्य समागम पर वो कहता है कि ऐसी कोई विधायी शक्तियां नहीं बनाओगे, फिर भी राज्य विधानमंडल ऐसी विधि बना सकता है। कब? 2 चीजें इसमें भी, अगर राज्य विधानमंडल व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगाने वाली विधि बना रही है तो उसके लिए शर्त है, नंबर 1, ऐसा कोई कानून बना रही है जो टैक्स लगा रही है, दूसरे स्टेट से माल आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं तो बिल्कुल लगाइए, लगा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है आयात पर टैक्स। आयात पर टैक्स, अगर जैसे राजस्थान राज्य गुजरात से माल आ रहा है तो उस पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उतना टैक्स लगाओ, कितना? जितना वही माल राजस्थान में उत्पादित या विनिर्मित होता है, जिसको अपन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस कहते हैं। ऐसा माल जो राजस्थान में वही बन रहा है, जैसे मान के चलो
आप कोई चीज़ जिसका प्रोडक्ट राजस्थान में भी हो रहा है और वही प्रोडक्ट गुजरात में भी हो रहा है, और आपने गुजरात से आयात किया है और उस पर टैक्स आप उतना ही लगाओगे जितना टैक्स अपने राजस्थान में वही चीज़ बन रही है, उत्पादन हो रही है या विनिर्मित हो रही है, तो उस पर आप कितना टैक्स दे रहे हो। वो टैक्स और आयात जो टैक्स है उसमें विभेद नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं है गुजरात से आने वाले पर टैक्स आप 100 रुपये लगा दिया और राजस्थान उत्पादन होने वाले माल पे 20 रुपये लगा दिया, वही चीज़ तो नहीं। वही चीज़ आप आयात कर रहे हो उतना ही टैक्स लगाओगे जितना आपके राज्य में वही माल बन रहा है, उत्पादित हो रहा है या विनिर्मित हो रहा है। तो इससे अलग करने वाला अगर आप बना रहे हैं तो उसको कहेंगे अपन प्रतिबंधात्मक, यानी वही रिस्ट्रिक्टिव। ऐसा कर रहे हो तो फिर वह कानून अवैध है, असंवैधानिक है। और अगर ऐसा टैक्स जो आयात करने वाले और अपने ही राज्य में वही माल बनता उस पर जो लगाते हैं वो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सके। दूसरी शर्त, ऐसे टैक्स आप लगा रहे हैं, ऐसा कोई कानून ला रहे हैं जो दो राज्यों के बीच में व्यापार पर या वाणिज्य पर निर्बंधन लगाने की बात करते हैं, तो आप कोई संशोधन कर रहे हैं या कोई एक्ट ला रहे हैं, दोनों चीज़ें। या तो आप विधि बना रहे हैं, राज्य बना सकता है विधि, कोई दिक्कत नहीं, या विधि पहले से बनी हुई है उसमें संशोधन करने। तो अगर विधि बना रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं, दोनों चीज़ में चीज़ ये ध्यान रखोगे कि ऐसा करने से पूर्व राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है, मंजूरी जरूरी है। ऐसा लाने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। अब मेरी बात सुनना, 304 का जो खंड कहता है बी, पहला तो ये कहता है कि राज्य टैक्स लगा सकता है आयातित माल पर, लेकिन उतना ही लगाएगा जितना उस राज्य में वही माल उत्पादित या विनिर्मित होता है। दूसरा कहता है कि आप ऐसा निर्बंधन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई विधि या संशोधन संबंधित आप अधिनियम ला रहे हैं तो लाने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, और बिना मंजूरी के आप ला रहे हैं तो आपका वो कानून अवैध हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब अपन इससे संबंधित केस लॉ की बात करें तो सबसे पहला केस अत्याबारी। अत्याबारी चाय कंपनी बनाम असम राज्य। इस आसाम राज्य में हुआ यह था कि अत्याबारी चाय एक कंपनी थी और वह आसाम से माल कोलकाता के रास्ते बेचती थी, और आसाम में एक कानून बना, उसका नाम था कराधान या टैक्स। सड़क या अंतरजल या जल से ले जाने वाला, प्रवाह द्वारा ले जाने वाले माल पर अधिनियम 1954 के द्वारा आसाम सरकार ने इस चाय की कंपनी जो चाय बेच रही थी उस पर टैक्स लगा दिया। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विनियमात्मक नहीं है। देखना, ध्यान रखना, विनियमात्मक मैंने कहा था ना, यानी विनियमात्मक को मतलब कहते हैं आप ऐसा कानून नहीं बना रहे हैं ये जो उस व्यापार को बढ़ावा देने वाला है, यानी आप जो कानून बना रहे हैं वो प्रतिबंधात्मक है। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने विनियमात्मक नहीं माना, प्रतिबंधात्मक माना है। आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया व्यापार करने पर, व्यापार को बढ़ावा करने के लिए आप विनियमात्मक लगाते, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने तो क्या किया, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण इस बात में ये कहा कि 304B जो आपको कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लाकर आप ऐसा एक्ट या संशोधन संबंधी अधिनियम बनाओगे, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही, और इस आधार पर यह जो आपका कानून है अत्याबारी बनाम चाय कंपनी बनाम आसाम राज्य, यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि आपने 304 की बी की जो शर्तें हैं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी वह आपने पूरी नहीं की, इसलिए यह कानून आपका अवैध है। एक केस और आया था जिसका नाम है एक कमलजीत सिंह बनाम नगर निगम का केस था, और इस केस में हुआ यह था, यह केस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
ताकि इससे आपको व्यापार और वाणिज्य की जो बातें हैं निर्बंधन संबंधित वह स्पष्ट हो जाती हैं और केस लॉ से ज़्यादा बात क्लियरिफाई हो जाती है कि ये कहना क्या चाहती है। और इस केस में हुआ ये था कि नगर निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुंगी कर जो आप टोल टैक्स देते हैं वो लगवा दिया और वहाँ से गुजरने वाले गाड़ियाँ, पशु और भारी वाहक जो गाड़ियाँ जाती थी उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक करार दिया। किस आधार पर? लोकहित के आधार पर। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि भाई आपने जो इस पर टैक्स लगाया उसके बदले आपने उन पशुओं को, उन भारी वाहक जो चला रहे हैं या जो गाड़ियां लेके जा रहे हैं, जो नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, उनको आपने दिया क्या उसके बदले? उनके मालिकों को क्या मिला? कुछ नहीं, क्योंकि नगर निगम ले रही है और रोड सही करवाने का ठेका किसके पास है? राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है। तो आपने इस लोकहित के लिए, यह है ही नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट का तो मामला ही नहीं है, इसलिए असंवैधानिक। यानी आप टैक्स लेते हो रोड का तो रोड सही तो करवाओगे ना। और नगर निगम कौन सा रोड सही करवा रहा है? जो हाईवे की, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह असंवैधानिक है। एक और केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, उस केस में हुआ यह था कि रात्रि के समय जो जंगल से उत्पादित माल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, आप ये इस तरह का प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, विनियमन नहीं कर रहे हैं, आप व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप तो व्यापार को रोक रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब, व्यापार को रोकने के लिए आप ऐसा कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो वो असंवैधानिक होगा। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी वो मंजूरी मिल जाएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक तमिलनाडु का केस था जिसमें टिम्बर जो आता है, लकड़ी आती है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हुए उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ऐसा इसलिए किया वो लोकहित में, क्योंकि वहाँ टिम्बर जो लकड़ी है वो बहुत महंगी लकड़ी आती है और वो हमारे स्टेट में उसकी कमी है। इसकी पूर्ति के लिए हम उसी भाव में, साधारण भाव में हमारी जनता को दिलवाना चाहते हैं और ये दूसरे स्टेट में जाएगी तो हमारे यहाँ कमी आ जाएगी। इसको देखते हुए, हम जन साधारण के हित को देखते हुए इस पर हमने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय का वैलिड है, वैध है, संवैधानिक है, क्योंकि वह लोकहित के लिए किया गया। मेरा कहने का मतलब, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर आप निर्बंधन जब भी लगा रहे हो तो सबसे पहला होना चाहिए लोकहित। ये बार बार शब्द आता है, लोकहित। दूसरा आता है, आप उतना टैक्स लगाओगे जितना उस माल का उत्पादन आपके राज्य में होता तो आप लगा सकते हैं निर्बंधन। तीसरा, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होना जरूरी है। कोई भी एक्ट बना रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। ऐसा अगर आप, और तीसरा, युक्ति युक्त होना चाहिए, यानी आपका इरादा है वह एकदम रिजनेबल होना चाहिए, इंटेंशन जो आपका है वो गुड फेथ होना चाहिए, अन्यथा ऐसा व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हालांकि आपको आर्टिकल 19(1) जी में भी व्यापार, उपजीविका, कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, उस पर भी निर्बंधन है। वो आपने 19(2) का खंड 6 यह भी इस पर निर्बंधन लगाता है। किस शर्त के साथ? लोकहित में। यह भी निर्बंधन लगाता है लोकहित में। यह आप देखोगे 19(2) जो निर्बंधन की बात करता है 19(1) पर, उसका खंड 2 का जो खंड 6 है यह कहता है कि व्यापार, उपजीविका या कारोबार, वृत्ति जो करने की जो आपका मूल अधिकार है उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है लोकहित को देखने में। मेरा कहने का मतलब, व्यापार, वाणिज्य, समागम या उपजीविका जो भी है, इसमें जो आपको मूल अधिकार है वो आपका यहाँ अधिकार है, लेकिन दोनों चीज़ों पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ऐसा करना अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है तो कर सकते हैं। अपन ने ये पूरी बात आज व्यापार, वाणिज्य, समागम की बात की, और मैं थोड़ा सा विस्तार से अगर एक बार दोबारा इस पर नज़र डालूं तो सबसे पहली लाइन ये 301 ये कहता है कि पूरे देश में आप व्यापार, वाणिज्य, समागम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं।
301 इतना सा कहता है, लेकिन 302 कहता है कि अगर व्यापार वाणिज्य समागम पर संसद निर्बंधन लगाना चाहती है तो लगा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो लोकहित में होना चाहिए। 303 दो खंडों में बंटा हुआ है। पहला खंड कहता है, जिसका 303 का जो मार्जिनल नोट्स, जिसको मार्जिनल नोट्स का मतलब होता है जो आर्टिकल के आगे लिखी जाती हैं ब्लैक अक्षरों में बड़ी बड़ी लाइन, उसको मार्जिनल नोट्स कहते हैं। उस नोट्स में ये लिखा है कि राज्य विधानमंडल और संसद की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो व्यापार वाणिज्य समागम में रोड़ा अटकाता हो। उसी का खंड का एक, जो 303 का खंड 1 कहता है कि अनुसूची 7 में जो 3 लिस्ट दे रखी है, उन लिस्टों से संबंधित जिसमें भी व्यापार वाणिज्य की बात कही है, उस पर आप कानून नहीं बनाओगे। जो कानून एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान घोषित करता हो, यानी प्रिफरेंस देता हो, या उसमें विभेद करता हो, ऐसा कानून नहीं बनाओगे। लेकिन उसी का खंड 2 कहता है कि ऐसा आप कर सकते हैं यदि संसद और राज्य विधानमंडल को लगता है कि किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में उस माल की कमी है और उसको पूर्ति करना आवश्यक है, तो ऐसा कर सकते हैं। 304 जो कहता है वह कहता है कि दो राज्यों के बीच में व्यापार पर निर्बंध लगाया जा सकता है। शर्त यह है कि अगर आप कोई माल आयात कर रहे हैं तो उस माल आयात पे उतना ही टैक्स लगाओगे जितना वही माल आपके स्टेट में बनता है या उत्पादित या विनिर्मित होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा लगता है, आयातित पे आप ज़्यादा लगाते हो और आपके स्टेट में जो उत्पादन हो रहा है उस पर कम लगा रहे हो, इससे तो आपका ये व्यापार पर प्रतिबंध कर रहा है, आप व्यापार को बढ़ावा देना ही नहीं चाहते हैं, तो असंवैधानिक होगा। दूसरा, कोई भी आप कानून ला रहे हो जो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने की बात करता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, चाहे आप संशोधन कर रहे हो चाहे नया कानून ला रहे हो। इसी के आधार पर यह अत्याबारी चाय कंपनी बनाम आसाम राज्य के केस को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। धन्यवाद।